हेलो एवरीवन। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं इस लेक्चर में वो हम बात करेंगे टीएमटी की ही हेल्प से एक और नया न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम हम एक सॉल्व करेंगे जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो वेरी कर रहा है। अभी तक जो हम लोगों ने बात की थी, जो प्रॉब्लम फर्स्ट थी, प्रॉब्लम सेकंड थी, प्रॉब्लम थर्ड थी, उसमें अभी तक हम लोगों ने जो बात की वो डिफरेंट एंड कंडीशंस की बात की, डिफरेंट लोडिंग की बात की, ओवरहैंगिंग की बात की, बट वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन नहीं था। बिकॉज हम वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो था उसको कांस्टेंट मान रहे थे। मीन्स हम ये मान रहे थे कि थ्रू आउट द सेक्शन जो है, थ्रू आउट द बीम जो है वो आई है, जिसकी वजह से वो कैंसिल आउट हो जाता है। राइट, बट अब मैं जो प्रॉब्लम नंबर 4 की यहाँ पे बात करने वाला हूँ, इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि जो एक बीम है इसको एनालाइज आपको करना है विद द हेल्प ऑफ टीएमटी, थ्री मोमेंट थ्योरम से आपको इसको सॉल्व करना है। इसमें ए पे फिक्स सपोर्ट है, बी पे एक सिंपली सपोर्ट है, सी पे भी सिंपली सपोर्ट है और ओवरहैंगिंग भी है। बट इसके साथ साथ में इसमें आई की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, जो इसकी प्रॉपर्टी होगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब यहाँ पे जो दिया है पहले ए बी स्पान में ये 4i दिया है, और जो बीसी स्पान है यहाँ पे आपको ये कितना दिया है, वो आपको 2i के बराबर दिया। राइट, तो हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपको दी हुई है, गिवन दी रहेगी। तो अगर 4i गिवन दिया है या i गिवन दिया है या 3i या 2i गिवन दिया है, जैसे यहाँ पे 2i दिया है, तो इस ऐसे केस में आप इसको किस तरीके से टीएमटी पे अप्लाई करते हैं, आज हमें वो देखना है। तो अब इसको देखने के लिए हम चलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो एज यूजुअल मैंने आपको बताया कि पहला स्टेप अगर टीएमटी है तो फ्री बैंड न्यूमन डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो एज इट इज हम इसका फ्री बैंड न्यूमन डायग्राम पहले बना लेते हैं। ये आपका ए पॉइंट हुआ, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। ए बी पे आपका पॉइंट लोड, कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है तो ट्रायंगल बना लीजिएगा। बीसी स्पान पे यूडीएल लग रहा है तो पैराबोला बनेगा। राइट, उसी के बाद आप बात करते हैं, ये नेमिंग कर दीजिए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। और डी को आप एज इट इज छोड़ दीजिए। ये जो है वो डी तक जो जाएगा वो 1 मीटर जाएगा, उस पर कोई डायग्राम नहीं आएगा। प्लस अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स सपोर्ट भी दिया हुआ है, और मैंने आप लोगों को बताया कि फिक्स सपोर्ट जब आता है तो नंबर ऑफ अननोन बढ़ जाते हैं और अवेलेबल नंबर ऑफ स्पान्स जो रहती हैं वो कम रहती हैं, जिससे आपकी इक्वेशन अप्लाई नहीं हो पाती, आप अननोन नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए आपको अपनी स्पान को बढ़ाना पड़ेगा। और कब बढ़ाना पड़ेगा? जब फिक्स सपोर्ट आएगा। तो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट आया, दैट मीन यहाँ पे स्पान बढ़ानी पड़ेगी। तो जब बढ़ानी पड़ती है मतलब क्या है, आपको एक इमेजिनरी स्पान लेनी पड़ती है। मतलब यहाँ पे फिक्स सपोर्ट आया तो आपको ए से एक इमेजिनरी स्पान को कंसीडर करना पड़ेगा, जिसको आप क्या बोल देते हैं, एक्सटेंड करके उसको ए नॉट बोल देते हैं। इसका जो एरिया होगा ए नॉट वो जीरो ही लेंगे, इसकी जो लेंथ होगी वो भी ही जीरो लेंगे, क्योंकि वो एक इमेजिनरी स्पान है। मतलब हम मान रहे हैं कि वो स्पान है बट एक्चुअली में वो नहीं है। सिर्फ आपको कंसीडर करना है, इसको इमेजिनरी या जीरो स्पान बोला जाता है। तो जीरो स्पान और कब लेना है? जब फिक्स सपोर्ट आएगा। तो इस एंड पे फिक्स सपोर्ट था तो यहाँ जीरो स्पान लिया, अगर इस एंड पे भी फिक्स सपोर्ट होता तो मुझे वहां पर भी जीरो स्पान लेना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ पे टीएमटी प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर पाऊंगा। राइट, अब मैं आगे गया। कंसंट्रेटेड के लिए मैंने ट्रायंगल बना लिया, यूडीएल के लिए पैराबोला बनाते हैं, पैराबोला बना लिया। अब अपन को क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो इसके एरिया को हम ए1 बोल देंगे, इसके एरिया को हम ए2 बोल देंगे। राइट, इसकी जो लेंथ है उसको L1 है। L1 कितना है आपके पास? 5 मीटर है। ये जो है वो L2 है, ये L2 आपके पास कितना है? 4 मीटर। ठीक, अब सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट फॉर स्पान ए बी। राइट, फॉर स्पान ए बी स्पान की अगर मैं बात करता हूं तो ए बी स्पान पे क्या है, सबसे पहले हम इसकी हाइट निकाल लेते हैं। हाइट निकाल लेते हैं। वो हाइट कितनी होगी? पॉइंट लोड है, कंसंट्रेटेड लोड है, बट कहाँ है? सेंट्रिक है, सेंटर पे नहीं। तो जब सेंटर पे होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? WL/4 लगाते हैं। सेंट्रिक होता तो क्या लगाते हैं? WAB/L। राइट, W की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 75। ए की वैल्यू कितनी है? तो ए यहाँ पे देखा है 3.50 है। बी की वैल्यू कितनी है? 1.50 है। और एल कितना है इसका? 5 है। तो आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी हाइट मिलेगी, और वो हाइट आपकी जो निकल के आएगी सॉल्व करने के बाद वो कितनी आ रही है? वो आ रही है 78.75 यूनिट्स। 78.75 यूनिट्स, ये इसकी हाइट है। और यूनिट्स क्यों लिख रहा हूँ पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम उसको बोलते कुछ और हैं और उसकी यूनिट कुछ कैलकुलेट कुछ और होके आती है। जैसे हम इसको हाइट बोल रहे हैं, यहाँ पे इस डायग्राम की हाइट बोल रहे हैं, बट बेसिकली क्या है, वो मूवमेंट है, तो इसकी यूनिट आएगी किलो न्यूटन मीटर। तो इसलिए हम उसको यूनिट्स के फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं। राइट, अब इसी तरीके से हमको इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो अब हम निकालते हैं इसका एरिया, जिसको हम क्या बोलेंगे? A1। इस A1 का एरिया कैसे निकल जाएगा? ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस। इसका बेस कितना है? 5। इसकी हाइट अभी आपने निकाली, कितनी निकाली? 78.75।
78.75 यहाँ पे आप चाहें तो आप इसको ऐसे मेंशन करके 78.75 यहाँ हाइट लिख सकते हैं, राइट। 78.75 जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको A1 मिलेगा, और A1 की वैल्यू जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कैलकुलेट हो रही है 196 पॉइंट कैलकुलेट होके आएगी 875। इसको भी किस फॉर्म में लिखेंगे, यूनिट्स के फॉर्म में लिखेंगे, राइट। अब इसी तरीके से इसका एरिया निकल गया। अगर मैं इसकी CG की बात करता हूँ, CG फ्रॉम पॉइंट सबसे पहले अगर मैं A से बात करता हूँ तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, A+L/3 से आप इसको निकाल सकते हैं। A मतलब कितना है 3.50, L कितना था यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 3, तो इससे निकल जाएगा जो कि कितना आएगा। तो इसका CG अगर आप देख रहे हैं तो इसको कैलकुलेट अगर आप करते हैं तो A+L/3 से ये आएगा 8.50/3 मीटर। कहाँ से देखा इसको, A पॉइंट से देखा। जब मैं इस डायग्राम पे बात कर रहा हूँ, अगर मेरे को A से इसका CG देखना है तो वो कितना आएगा, A+L/3 से आएगा जो कि 8.50 है। यहाँ से मैं इस डायरेक्शन से देख रहा हूँ, यहाँ से CG जाएगा। अगर मुझे इसका CG B से देखना है, राइट हैंड से देखना है, इसी ट्रायंगल का CG इसी डायरेक्शन में, तो वो CG हमको अगर B से देखना है, फ्रॉम पॉइंट B से देखना है तो इसको निकालते हैं B+L/3 से। तो B की वैल्यू कितनी है 1.50 प्लस L कितना है 5 डिवाइड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.50/3 मीटर। कहाँ से हो जाएगा, B से हो जाएगा। याद है ना, A से देखना है मतलब लेफ्ट हैंड से देख रहे हो, मतलब आप स्टार्टिंग से देख रहे हो, मतलब A आएगा तो A+L/3, और अगर आप उस तरफ से देख रहे हो तो पहले क्या आएगा, B आएगा, तो B+L/3। इस तरीके से आप CG निकालेंगे। कब, जब पॉइंट लोड लगा हो और इसेंट्रिक लगा। अगर वही पॉइंट लोड सेंटर पे होता तो फिर उस कंडीशन में क्या होता, सिमेट्रिक ट्रायंगल बन जाता, तो CG उसका सेंटर पे लाई करता, मतलब टोटल स्पान का हाफ हो जाता, लेफ्ट हैंड से भी राइट हैंड से, राइट। तो ये इस तरीके से आपने AB स्पान के लिए कैलकुलेशन किया। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट में, जिसमें हम बात करेंगे फॉर स्पान BC, राइट। BC पे क्या बन रहा है, पैराबोला बन रहा है। तो सबसे पहले हम इस पैराबोला की हाइट निकालेंगे। तो पैराबोला की जो हाइट निकलती है वो हाइट कैसे निकलती है, तो हाइट जो निकलेगी पैराबोला की वो होती है WL²/8 से। W की वैल्यू कितनी है, तो यूडेल की वैल्यू 15, L², L उसका कितना है 4 डिवाइड बाय 8। इसको आप सॉल्व करिए, आपको इसकी हाइट मिल जाएगी। तो इसकी हाइट आपको जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, तो वो आपको हाइट मिल रही है 30 यूनिट्स, राइट। तो वो आपको कितनी मिल रही है 30 यूनिट्स, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसके बाद अगर मैं आगे जाता हूं तो फिर हमने हाइट निकाल लिया, अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। इसका एरिया जो आएगा वो इसका एरिया आ जाएगा पैराबोला का एरिया। पैराबोला का एरिया होता है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं A2 से, ये होता है 2/3 बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना आ रहा है, तो इसका बेस आ रहा है ये 4 मीटर, और इसकी हाइट इतनी आ रही है, इसकी हाइट आ रही है 30। तो आप इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 80 यूनिट्स, राइट। तो इसका एरिया जो आ रहा है वो आ रहा है 80 यूनिट्स। तो आप इस तरीके से इसकी हाइट निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी CG की। तो इसका CG फ्रॉम पॉइंट B और C, यहाँ पे हमें एक साथ ले रहा हूँ B और C का, क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक बॉडी हुई। पैराबोला एक सिमेट्रिक बॉडी है, मतलब इसका CG कहाँ लाई करेगा, इसके सेंटर पे लाई करेगा। तो अगर मैं इसको B से देखता हूँ या मैं इसको C से देखता हूं, दोनों केस पे कहां पे होगा, सेंटर पे। सेंटर मतलब इसकी स्पान का हाफ, इसका मतलब 4/2 कर दीजिए, मतलब 2 मीटर। अगर मैं B से देखता हूं तो भी 2 मीटर पे होगा, C से देखता हूं तो भी कितने पे होगा, 2 मीटर पे होगा। तो इस तरीके से हम इसका CG भी निकाल सकते हैं। तो वो CG आप B और C से इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये पूरा CG हो गया। अब हम जाते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे, जिसमें हम लोग लगाएंगे TMT। सो अप्लाइंग फॉर TMT, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोगों ने बनाया, और किस तरीके से ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है, किस तरीके से पैराबोला का एरिया निकालना है, कैसे उसकी हाइट निकलेगी, वो सब हमने डिस्कस किया। अब जो सेकंड स्टेप आती है, उस सेकंड स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, तो उस सेकंड स्टेप में हम लोगों को करना पड़ेगा बेसिकली TMT को अप्लाई। तो TMT को कैसे अप्लाई करते हैं, तो मैंने लिखा है अप्लाइंग द TMT फॉर। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है तो हमने यहाँ पे एक इमेजिनरी स्पान को कंसीडर किया हुआ है, तो हम उसके साथ स्टार्ट करेंगे। तो A0A एक हमारा स्पान हो जाएगा और दूसरा AB हो जाएगा, राइट। तो हम अप्लाई कर रहे हैं अप्लाइंग द TMT फॉर A0A एंड AB के ऊपर। तो इक्वेशन हमारी जो बनेगी वो बनेगी M0 L0
बिकॉज हम स्टार्ट जो कर रहे हैं वो ए नॉट से कर रहे हैं, दैट मीन यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप ए से जब स्टार्ट कर रहे हैं तो ए बी सी के फॉर्म में जाती है, बट अभी नॉट से कर रहे हैं, मतलब ए से पहले नॉट आ जाएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, राइट। तो एम नॉट एल नॉट प्लस 2 ma ब्रैकेट एल नॉट प्लस एल वन बाई 4ei। ये 4ei क्यों आ गया? बिकॉज ये वाला केस हमारा क्या है, डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। तो यहाँ पे ए बी स्पान पे जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना दिया हुआ है, 4i के बराबर दिया है। दैट मीन जहां जहां L1 आएगा उसके नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 4i लिखना पड़ेगा। जहां जहां L2 आएगा तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया है, 2i, तो हमें उसके नीचे 2i को लिखना पड़ेगा, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब वेरी करता है तो उसमें आपको यही याद रखना है कि जिस पर्टिकुलर स्पान पे जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको आपको उस पर्टिकुलर स्पान की लेंथ के नीचे आपको मेंशन करना पड़ेगा इक्वेशन। तो यहाँ पे L1 के नीचे मैंने ये 4i दिया था तो 4i लिख दिया, राइट। प्लस फिर मैं MB L1 प्लस अपन जाते हैं नेक्स्ट उस पे, तो ये 4i आ जाएगा। तो अगेन L1 की बात हो रही है तो हम L1 यहाँ पे मेंशन कर देंगे, तो 4i आ जाएगा प्लस इक्वल 6 a नॉट x नॉट बार बाय L नॉट प्लस 6 a1 x1 बार बाय L1 और 4ai। तो आपने ये 4ai लिख दिया क्योंकि यहाँ पे भी L1 है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 4i आ जाएगा, राइट। यहाँ पे नॉट वाला है तो नॉट के टर्म में आपके पास कुछ नहीं है, वो तो इमेजिनरी स्पान है, वो जीरो रहेगा। अब इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो एम नॉट एल नॉट, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पूरा जीरो। क्यों? क्योंकि एम नॉट क्या है, इमेजिनरी स्पान की वैल्यू है, तो ये तो जीरो है, तो जीरो हो जाएगा। प्लस उसके बाद क्या है, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, राइट। फिर क्या है, एम ए, तो एम ए मतलब मूवमेंट एट पॉइंट ए और फिक्स सपोर्ट है मतलब मूवमेंट निकलेगा, तो एम ए आपका अननोन रहेगा, तो एम ए आ जाएगा यहाँ पे, राइट। उसके बाद आप करेंगे ब्रैकेट एल नॉट, एल नॉट मतलब जीरो है, एल वन आपके पास कितना है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4i, तो 4i को आप एज इट इज लिख दीजिएगा सबसे पहले, राइट। 4i आ जाएगा। उसके बाद एम बी, तो यहाँ पे दिया हुआ एम बी, तो एम बी आपका मूवमेंट एट पॉइंट बी है, वो तो हमें निकालना है क्योंकि बी एक ज्वाइंट है, वहां पे मूवमेंट आएगा, तो एम बी रहेगा। L1 अगेन, तो L1 कितना है आपका यहाँ पे जो है वो 5 है, तो आप इसको 5 लिख दीजिएगा। उसके बाद डिवाइड बाय 4i, तो यहाँ अगेन आ जाएगा 4i, राइट। यहाँ पे भी आप उसको 4i ले लेंगे। अब इसके बाद जाते हैं इक्वेट करेंगे इस वाले टर्म से, तो ये पूरा क्या है, नॉट का टर्म है, नॉट मतलब इमेजिनरी स्पान, इमेजिनरी स्पान मतलब जीरो, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। प्लस अब इसमें क्या है 6, तो ये आ जाएगा 6। L1, L1 आपके पास कितना है 5, तो यहाँ पे आप ले लेंगे 5। उसके बाद बात करते हैं 4i, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4i, राइट। अब ब्रैकेट, इसके बाद क्या है आपका एरिया A1, तो आपने जितना A1 निकाला है, तो A1 हमारा कितना निकला था, तो A1 हमने जो कैलकुलेट किया था वो हमारे पास निकल के आया था 196.875, तो आप यहाँ पे एरिया ले लेंगे 190 कितना था 6.875 के बराबर, राइट। इसके बाद मल्टीप्लाई बाय x1 बार, तो x1 बार लेना है, तो जब अपन a नॉट a एंड ab की बात कर रहे हैं तो x1 बार कहां से लेंगे, वो x1 चाहिए, मतलब इस वाले स्पान का चाहिए, तो कहां से लेंगे, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड मतलब b साइड से, तो b साइड से आपने किसने निकाला था, b से अपन ने निकाला था b प्लस एल बाई 3 से निकाला था, तो b प्लस एल बाई 3 से हम उसकी वैल्यू ले लेंगे। वो कितनी निकली थी, वो निकली थी हमारी 6.50 डिवाइड बाई 3, b प्लस एल मतलब b कितनी थी वैल्यू 1.50 प्लस एल कितना था 5, तो ये हो गया 6.50 डिवाइड बाय 3, तो 6.5 बाय 3 आप इसको लेंगे। इसको इक्वेट करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ से आप उनको क्या लेना है 2ma और ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो पूरा का पूरा सॉल्व करके 4 से डिवाइड करके ये वैल्यू आपके पास आ रही होगी 2.50 ma। यहाँ से i को आप कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से i ये कॉमन आ जाएगा 1/i बाहर, और यहाँ पे इक्वल में भी यहाँ पे i है तो ये i आ जाएगा, तो i से i क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो i को आपको आगे कैरी ओवर नहीं लेके चलना है, क्यों, क्योंकि i इधर भी है i उस तरफ भी है, तो i से i कैंसिल आउट हो जाना है। उसके बाद आप चलते हैं यहाँ पे ये 2ma हो गया प्लस 5mb डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, i से i कैंसिल हो गया है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.25 mb, राइट। अब उसके बाद आप आगे गए इक्वल, ये वाला टर्म आप इसको सॉल्व करेंगे, आई तो पहले कैंसिल आउट हो गया है, तो ये वाले पूरे टर्म को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 127.968, इसे बोलिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन के इस तरीके से कंप्लीट होगी, राइट। तो आपने इसमें क्या किया, ए नॉट ए एंड ए बी पे अप्लाई किया टीएमटी, इसके बेसिस पे ये इक्वेशन बनेगी। क्योंकि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैरी कर रहा था तो आपको वो लेके चलना पड़ेगा, तो जो L1 वाले टर्म में होगा वो उसके नीचे आ जाएगा और जो L2 वाले टर्म में होगा उसके नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग अप्लाई करते हैं सेकंड पॉइंट पे, अगेन अप्लाइंग टीएमटी फॉर स्पान AB एंड BC।
राइट। ए बी एंड बी सी पे अप्लाई करेंगे तो ए बी एंड बी सी पे नॉर्मल इक्वेशन बनेगी आपकी एम ए L1 प्लस 2 MB L1 प्लस L2 प्लस MC L2 इक्वल 6A1 X1 बार बाय L1 प्लस 6A2 X2 बार बाय L2। अब इसमें आपको फिर याद रखना है कि यहाँ पे आई वेरी कर रहा है, दैट मीन हमें 4i और 2i को भी पुट करना पड़ेगा इक्वेशन में। तो L1 के नीचे कितना आ जाएगा 4i आ जाएगा, राइट। यहाँ पे भी इसके नीचे क्या आ जाएगा 4i आ जाएगा, इसके नीचे L2 तो कितना आ जाएगा 2i आ जाएगा। यहाँ पे आपका L1 आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा 4i आ जाएगा, यहाँ पे आपका L2 आ रहा है तो कितना आ जाएगा 2i आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से ये L2 है तो इसके नीचे भी आप 2i को ले लीजिए। इस टाइम में ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये इक्वेशन में हमको वैल्यू पुट करना है तो एम ए मतलब मूवमेंट एट पॉइंट ए, तो वो तो हमारा निकलेगा, तो एम ए हमारा अननोन चलेगा, तो एम ए को आप एज इट इज ले लीजिएगा, राइट। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं L1 की, तो L1 आपके पास कितनी वैल्यू है, तो L1 आपके पास था कितना 5 मीटर, तो यहाँ पे आप ले लीजिएगा 5, राइट। उसके बाद डिवाइड बाय 4i, आई इधर भी है आई उस तरफ भी है, तो वापस यहाँ से आई कैंसिल हो जाएगा, तो आई को हमें कैरी नहीं करना है, सिर्फ डिवाइड बाय 4 में, तो हम इसको यहाँ पे डिवाइड बाय 4 लिख देते हैं, राइट। प्लस प्लस आ जाएगा, फिर 2 MB मूवमेंट एट पॉइंट बी अपना निकालना है। L1 कितना है अपने पास, तो L1 आपके पास 5 है, 5 आ जाएगा। उसके बाद जाते हैं डिवाइड बाय 4, प्लस आई नहीं लेना है क्योंकि आई कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं L2 अपने पास कितना है 4, तो ये 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2i, तो यहाँ सिर्फ 2 रहेगा, आई कैंसिल हो चुका है, प्लस MC मूवमेंट एट पॉइंट सी की बात हो रही है। तो आप जो मूवमेंट एट पॉइंट सी है वो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं, सी आपका यहाँ नोन नहीं है, जो हमने लास्ट केस में भी देखा था, क्योंकि ये ओवरहैंगिंग है तो सी का मूवमेंट आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से ये डाउनवर्ड 10 जा रहा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, जब डाउनवर्ड 10 जाएगा तो वो आपका हो जाएगा डाउनवर्ड, मतलब कैसे जा रहा है, ऐसे घूम के आएगा सी के अबाउट, तो ऐसे आएगा मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ये हो जाएगा प्लस का 10 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है 1, मतलब एमसी का मूवमेंट आपका कितना हो गया, एमसी हो गया 10 किलो न्यूटन मीटर, ये हो गया आपका 10 किलो न्यूटन मीटर। कैसे निकल जाएगा, सी पे खड़े हुए ये 10 जाएगा क्लॉकवाइज, 10 इंटू 1 ये डिस्टेंस 10 इंटू 1 मतलब कितना होगा 10, इसका मतलब सी का मूवमेंट कितना हो गया 10 किलो न्यूटन मीटर। तो आप जो सी है सी की जगह डायरेक्टली आप क्या पुट कर सकते हैं, सी की जगह डायरेक्टली आप 10 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप चाहें तो इसकी जगह ब्रैकेट में यहाँ लिख दीजिए 10 किलो न्यूटन मीटर, जो आपकी सी की डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब उसके बाद हम आगे जाते हैं L2 हमारे पास अगेन कितना है, तो L2 आप वहां से देख सकते हैं 4 मीटर है हमारे पास। उसके बाद हम जाएंगे डिवाइड बाई 2i, मतलब डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा, यहाँ से इक्वेट करते हैं, फिर आता है 6A1 X1 बार, तो 6 L1 कितना है 5, 4i मतलब इधर 4 बस ले लेंगे, आई कैंसिल आउट हो चुका है। A1 आपने कितना निकाला है, तो A1 की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे A1 आपका निकला था 196.875, 196.875, राइट। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको CG से, इसका CG मतलब X1 बार। अब X1 बार कहाँ से लेना है, अभी अपन बात कर रहे हैं AB एंड BC की, तो ये वाले डायग्राम की बात चल रही है, अभी L1 के फॉर्म में चल रहे हैं, X1 चाहिए, X1 मतलब आपको वहां से लेना है लेफ्ट हैंड से लेना है, जब मैं X2 की बात करूंगा मतलब कहां से लेना है राइट हैंड से लेना है। तो यहाँ से जो आपने CG निकाला था, यहाँ से आपने क्या निकाला था A प्लस L बाई 3 से, तो A कितना था 3.50 प्लस L कितना था 5, मतलब 8.50 बाई 3, मतलब यहाँ पे आएगा 8.50 बाई 3, ये आपका CG हो जाएगा। अब उसके बाद आप इसी के आगे जाएंगे तो फिर प्लस आ जाएगा आपका, प्लस आप कौन सा टर्म आएगा, तो अब ये वाला आएगा 6A2 X2 बार बाय L2, तो 6 का 6 हो जाएगा, राइट। डिवाइड बाय L2 आपके पास कितना है, L2 आपके पास 4 है, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 2i, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2i आपका कैंसिल आउट हो चुका है, आई कैंसिल कर दिया हमने। अब इसके बाद क्या बचता है x2 बार की वैल्यू लेनी है, तो x2 बार आपके पास कितना होगा, x2 बार मतलब आपको c से लेना है, तो मैंने बताया था कि ये पैराबोला है और इसका CG कहाँ पे लाई करता है, सेंटर पे, क्योंकि वो सिमेट्रिक बॉडी है, तो सेंटर क्या होगा, टोटल 4 है तो 4 का हाफ कितना होगा 2, इसका मतलब यहाँ पे क्या एरिया इंटू 2 कर देंगे, तो इसका एरिया कितना था, तो A2 आपने निकाला था 80 इंटू इसका CG हो गया 2 मीटर। जब इस पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 1.25 MA प्लस 6.50 MB, राइट, इक्वल 267.343, ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। तो इस तरीके से आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड
को अप्लाई करते हैं और दो इक्वेशंस बनाते हैं। अब आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस हम लोग इससे मोमेंट निकालेंगे, मोमेंट एट पॉइंट ए एंड मोमेंट एट पॉइंट बी। लास्ट उसमें स्टेप में हम ऑलरेडी जो है मोमेंट्स के लिए इक्वेशंस बना चुके हैं। फर्स्ट स्टेप में फ्री बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया, उसके ऊपर हाइट्स निकाली, उसके एरिया निकाले और उसके बाद उसको अप्लाई किया टीएमटी पे। टीएमटी पे कैसे अप्लाई करना है, कैसे फिक्स सपोर्ट पे इमेजिनरी स्पान लेना है, वो सब डिस्कस किया। और दो इक्वेशंस हमारे पास निकल के आती हैं, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन जो है वो आपकी 2.50 ma प्लस 1.25 mb इक्वल 127.968 एंड द सेकंड इक्वेशन इज दिस। सो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो आपकी बनी है वो कैसे नंबर ऑफ इक्वेशंस बनेगी, तो आपको वो बीम में देख के समझना है। आपका जो बीम दिया हुआ है वहां से आप देख लीजिए, जितने नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशंस आपकी बनती है। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे आपका फिक्स सपोर्ट है, मतलब यहाँ एक मूवमेंट मिलेगा आपको एम ए का अननोन हो गया, और एक बी पॉइंट है वो सिंपली सपोर्ट है बट वो सेंटर पे है, मींस वो ज्वाइंट है और ज्वाइंट पे मूवमेंट आता है। इसका मतलब एक पॉइंट आपको मिलेगा एम बी, जो बी पॉइंट का मूवमेंट हो। और एमसी की अगर मैं बात करूं तो एमसी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बिकॉज वो ओवरहैंगिंग है। ओवरहैंगिंग पे हम डायरेक्ट मूवमेंट निकाल लेते हैं। और कैसे निकाल लेते हैं, तो जो ओवरहैंगिंग के फ्री एंड पे लोड लगा रहता है उसको मल्टीप्लाई किया, ये डिस्टेंस है तो 10 इंटू 1, मतलब ये हो गया 10 किलो न्यूटन मीटर का मूवमेंट, राइट। इसका मतलब हमारे पास अननोन क्या हुआ है, एक एट पॉइंट ए हुआ, एक एट पॉइंट बी हुआ, सिर्फ दो अननोन। तीसरा मूवमेंट सी का हमें पता है। तो ए और बी मतलब दो अननोन, मतलब कितनी इक्वेशंस बनेंगी, दो इक्वेशंस आपकी बन गई। अब आपको क्या करना है, इन दो इक्वेशंस को आप कैलसी के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अपने कैलकुलेटर में आप वैल्यूज पुट करिए, इक्वेशंस में जाइए, वहां आप इनमें वैल्यूज पुट करिए, दो अननोन्स में दो वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करके आप यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद आपको दो वैल्यूज मिलेंगी। एक एम ए की वैल्यू मिलेगी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एम ए आ रहा होगा 33.38 किलो न्यूटन मीटर, राइट। और उसके बाद सेकंड आपकी जो वैल्यू आपको मिलेगी वो एम बी की वैल्यू मिलेगी। एम बी आपके पास आएगा 34.61 किलो न्यूटन मीटर। एंड अगर मैं बात करता हूं एम सी की, तो एम सी ऑलरेडी मेरे पास है 10 किलो न्यूटन मीटर। इसका मतलब दो इक्वेशंस को सॉल्व करके ये दो वैल्यूज मिलेंगी और तीसरी वैल्यू ऑलरेडी आपके पास में है जो आपने डायरेक्टली निकाली थी। तो ये मूवमेंट साइड सपोर्ट आपके पास आ गया। अब आपको क्या करना है, इसकी रिएक्शंस निकालनी पड़ेंगी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप हम इसमें कंटिन्यू करेंगे वो होगा रिएक्शंस कैलकुलेशन। अब रिएक्शन कैलकुलेशन के लिए क्या करना रहता है, आपका जो ए सपोर्ट है यहाँ पे सबसे पहले एक वर्टिकल रिएक्शन आप यहाँ ले लीजिए जिसको आप वी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आपका बी पे सपोर्ट है, मतलब एक वर्टिकल रिएक्शन आपकी वी पे मिलेगी आपको। और तीसरा सपोर्ट आपका सी पे है, दैट मीन आपको तीसरी रिएक्शन कहाँ पे मिलेगी, वी सी पॉइंट पे मिलेगी। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले जैसे मुझे वी ए निकालना है, तो वी ए निकालना है तो नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा है, बी। तो आप यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी, अबाउट पॉइंट बी। इसका मतलब आपको बी के अबाउट मूवमेंट लेना है, किसको निकालना है, वी ए को निकालना है। बी के अबाउट मूवमेंट लेना है और किस तरफ देखना है, आपको देखना है एल एच एस। एल एच एस मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, इस तरफ में देखना है, क्योंकि आप ए निकाल, मतलब बी पे खड़े होइए और आप ए को देखिए। तो आप बी पे खड़े होकर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा प्लस का वी ए इंटू 5। इसके अलावा आपको दिखेगा माइनस का 75 इंटू 1.50। क्या दिखा, आप बी पे खड़े हुए, आपने इधर देखा, आप बी पे खड़े हैं, सबसे पहले ये वी ए लगेगा, ऊपर जा रहा है मतलब क्लॉकवाइज, वी ए इंटू ये डिस्टेंस 5, तो प्लस का वी ए इंटू 5। आप बी पे खड़े हैं, आपको इसके बाद आगे जाएंगे, कोई लोड नहीं है, 75 है, 75 नीचे आ रहा है मतलब एंटी क्लॉक, माइनस का 75 इंटू ये डिस्टेंस 1.50। अभी भी आप बी पे खड़े रहेगा, आपको एक मूवमेंट दिखेगा जो ये एंटी क्लॉक लग रहा है, माइनस का, मींस एम ए की वैल्यू, जो आपने एम ए की वैल्यू निकाली है उसको आपको माइनस में लेनी है। माइनस में क्यों लेनी है, बिकॉज जब ये लोड इस पे लगता है तो लोड की वजह से सेक्शन आपका नीचे की तरफ बैंड होता है। तो जब ये नीचे के लिए बैंड होता है तो यहां से एक मूवमेंट जनरेट होता है जो उस सेक्शन को बैंड होने से रोकता है। तो वही ये मूवमेंट है जिसके लिए हम सेक्शन को डिजाइन करते हैं। तो ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए ये एंटी क्लॉक है। मींस आप यहाँ पे लेंगे माइनस ए की वैल्यू 33.38, ये ए का मूवमेंट होगा। उसके बाद आप बी पे खड़े, आपको यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट भी दिखेगा जो इसको रजिस्ट करेगा। तो अब क्लॉकवाइज तो मतलब बी की वैल्यू, बी पे आपने मूवमेंट कितना निकाला, एम बी 34.61, मतलब इसको कहाँ मिलेंगे, क्लॉकवाइज, यहाँ से ये क्लॉक लगेगा तो प्लस में कितना लेना है 34.61, तो ये प्लस हो जाएगा
34.61 और इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, राइट? क्योंकि अभी आप बी पे खड़े थे, आपने वीए ले लिया, आपने 75 ले लिया, आपने ये मूवमेंट ले लिया, ये मूवमेंट ले लिया, बी के आगे आगे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो जो कुछ लेना था आपने लिया, इक्वेट किया 0 से। आप इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास वीए की वैल्यू आएगी, और जब इसको पूरे को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको वीए मिलेगा, और वो वीए आपके पास आएगा 22.3 किलो न्यूटन। ये आपकी वीए की वैल्यू आपको मिलेगी, राइट? अब वीए निकल चुका है, अब आपको नेक्स्ट क्या निकालना है? वीबी। वीबी के बाद कौन सा सपोर्ट है? सी। मतलब आप किसके अबाउट मूवमेंट लेंगे? तो अब आप मूवमेंट लेंगे टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी। अभी भी कहां देखेंगे? आप वीबी निकालना है, मतलब कहां देखना पड़ेगा? एलएचएस पे, लेफ्ट हैंड साइड पे देखना पड़ेगा, राइट? आप मीन सी पे खड़े हैं और आप लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं। तो सी पे खड़े हैं तो सबसे पहले आप जब लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे सी पे खड़े होके, तो आप इधर देखेंगे तो आपको सबसे पहले वीए दिखेगा, मतलब क्लॉकवाइज में वीए आपको दिखेगा, प्लस का वीए इनटू आपकी ये डिस्टेंस 5 और आप सी पे खड़े हैं तो +4, मतलब 5 + 4 कितना होता है? 9 होता है। आप सी पे खड़े हैं, आपने ये वीए देखा, आपकी तरफ आएगा, ऐसे आएगा, ये एरो ऐसे जा रहा है तो क्लॉकवाइज आएगा, तो क्लॉक मतलब प्लस होता है, तो वीए इनटू ये डिस्टेंस, तो 5 + 4 9 हो गया। अब यहीं खड़े रहेंगे, 75 नीचे जा रहा है मतलब एंटी क्लॉक, तो -75 इनटू 75 से सी तक की डिस्टेंस, तो कितनी होगी? 1.50 ये है और 4 ये, तो कितना हो जाएगा? 5.50, तो ये डिस्टेंस होगी 5.50 मीटर, राइट? अब इसके बाद फिर हम लोग आगे जाते हैं, तो फिर हम लोग देखते हैं, तो ये आपका हो गया माइनस का 75 इंटू ये डिस्टेंस, तो 4, और ये हो गया 5.50, तो -75 इंटू 5.50 अब यहीं रहेगा। उसके बाद आपको ये वीबी दिखेगा, ऊपर जा रहा है, मतलब कैसे घूम के आएगा? क्लॉकवाइज, तो प्लस का वीबी इंटू ये डिस्टेंस कितना है? 4, तो आप ये 4 ले लीजिए। अब इसके बाद आप यहीं सी पे खड़ेंगे, इसके बाद यूडीएल लग रहा है, मतलब नीचे आ रहा है, तो माइनस यूडीएल, ये कितना हो जाएगा? ये यूडीएल है 15 का, इंटू कितने पे ऐड कर रहा है? 4 पे, इंटू 4/2, क्योंकि जो यूडीएल होता है वो पर मीटर स्पान पे लगता है। तो जब यूडीएल को मूवमेंट के फॉर्म में आप लेते हैं तो उसको लेते हैं लोड इंटू डिस्टेंस बाय 2, तो यहाँ पे 15 हो गया लोड, इंटू डिस्टेंस हो गई 4, इंटू डिस्टेंस बाय 2 मतलब 4/2, तो मैंने यही लिया, और डाउनवर्ड लग रहा है मतलब माइनस। अब वापस सी पे खड़े रहिएगा, आपने ये वीए ले लिया, हो गया, आपने ये लोड ले लिया, ये लोड भी ले लिया, उसके बाद आप यहाँ पे खड़े हैं, आपने ये वीबी की वैल्यू ले ली, ये ले ली, इसके बाद आपका ये लोड हो गया, आप यहीं खड़ेंगे। अब इसके बाद ये एक मूवमेंट और दिखेगा ए का, जो कि कैसे लग रहा है? एंटी क्लॉक, तो आप लेंगे माइनस एम ए की वैल्यू, एम ए कितना निकला था? 33.38, राइट? अब इसी पे खड़े रहिएगा। इसके बाद अगर आप बात करते हैं बी के मूवमेंट की, तो यहाँ बी पे एक क्लॉक लगेगा और एक एंटी क्लॉक लगेगा, और बी क्या है? ज्वाइंट है, और ज्वाइंट पे मूवमेंट हमेशा क्या होता है? बैलेंस करता है। मींस अगर इधर क्लॉक लग रहा है तो सेम वैल्यू यहाँ से एंटी क्लॉक लगेगी। तो जब ये क्लॉक है और ये एंटी क्लॉक है और आप सी पे खड़े हैं, मींस आपको दोनों वैल्यूज दिखेंगी, तो एक प्लस और सेम वैल्यू माइनस, तो वो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। फिर आप सी पे खड़े हैं, इसके अलावा क्या दिखेगा? यहाँ का एक क्लॉक मूवमेंट दिखेगा प्लस का, और वो क्लॉक कितना है? सी का मूवमेंट, तो सी पे मूवमेंट कितना था? 10, इसका मतलब +10 आपको यहाँ पे और लेना पड़ेगा। इसके बाद सीधा आप इक्वेट कर दीजिए इसको 0 से, बिकॉज अब कुछ नहीं। अब जब इसको इक्वेट करेंगे, वीए की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, अब यहाँ अननोन सिर्फ आपके पास वीवी है, तो आप इसमें वीवी निकालेंगे। तो अब वीवी की जो वैल्यू आपके पास आ रही है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो वीवी आपके पास निकल के आएगा 88.80 किलो न्यूटन। ये आपके पास वीवी की वैल्यू। इस तरीके से आप वीए निकालेंगे और इसी तरीके से आप क्या निकालेंगे? वीवी निकालेंगे। अब एक लास्ट रिएक्शन आपके पास वीसी और बची है। अब वीसी के लिए नेक्स्ट सपोर्ट क्या है? नेक्स्ट में कोई सपोर्ट नहीं है। डी पे कोई सपोर्ट है? नहीं है, वो तो फ्री हैंड है। तो मूवमेंट जो लेते हैं वो किसके अबाउट लेते हैं? सपोर्ट के अबाउट ले लेते। तो इसका मतलब फ्री हैंड पे आप नहीं ले पाएंगे, तो सी निकालने के लिए आपको पीछे आना पड़ेगा। मतलब आप क्या करेंगे? अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे वापस से बी सपोर्ट की। इसका मतलब यहाँ पे सी निकालने के लिए अगेन आप लिखेंगे टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी, बट अब हम देखेंगे कहाँ पे? RHS साइड पे, मतलब राइट हैंड साइड पे। अब वापस से हम बी पे खड़े होंगे, बट हमें सी निकालना है, मीन्स हम कहाँ देखेंगे? राइट हैंड साइड पे देखेंगे। तो बी पे खड़े होके अब हमको डी के साइड में देखना है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले देखिएगा कि जो डी पे फ्री हैंड पे एक लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन का, आप कहाँ पे खड़े हैं? बी पे। 10 कैसे घूम के आएगा? आपकी तरफ आने के लिए कैसे आ रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब प्लस का 10 इंटू आप बी पे खड़े हैं, बी से और 10 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 4 प्लस 1 1, तो कितनी हो गई? 5 हो गई,
राइट। अभी भी बी पे रहेंगे आप। उसके बाद आपने ये tan ले लिया, उसके बाद ये VC रिएक्शन ऊपर की तरफ आ रही है, तो ये ऐसे कैसे घूम के आएगी, तो ये डायरेक्शन यहाँ से क्या हो गई, एंटी क्लॉक, मतलब हो गया माइनस VC इंटू ये डिस्टेंस कितनी है, ये है 4, प्लस आप यहीं खड़े रहिएगा, यूडीएल आ रहा है नीचे की तरफ, कैसे घूम के आएगा, क्लॉक में प्लस का 15 इंटू 4 इंटू 4/2, राइट। अब इसके अलावा और क्या दिखेगा, -34.61, उसके बाद सीधा आप इक्वेट करेंगे इसको 0 से। रिपीट करते हैं कैसे किया, बी पे खड़े हैं, tan डाउनवर्ड जा रहा है मतलब क्लॉकवाइज, tan इंटू ये डिस्टेंस कितनी हो गई, तो 4 + 1 5, तो आपने लिखना tan इंटू 5। उसके बाद आपका VC ऊपर जा रहा है मतलब एंटी क्लॉक आएगा, बिकॉज आप बी पे खड़े हैं, तो ये माइनस tan इंटू ये डिस्टेंस कितना हो गया 4, तो माइनस tan इंटू मतलब VC इंटू 4, प्लस अब यहीं खड़े हैं, यूडीएल नीचे जा रहा है मतलब कैसे घूम के आएगा, क्लॉकवाइज, तो यूडीएल में लेते हैं लोड इंटू डिस्टेंस बाय 2, तो लोड 15 इंटू डिस्टेंस 4 इंटू डिस्टेंस बाय 2 4/2। अब बी पे ही खड़े हैं, तो आपका जो सी का मूवमेंट है, एक ये माइनस का 10 और यहाँ का प्लस का 10, ये सम 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, तो जब ये नीचे देखेंगे तो सिर्फ आपको ये एंटी क्लॉक मूवमेंट दिखेगा बी का, तो बी का एंटी क्लॉक मूवमेंट, तो एंटी क्लॉक मतलब क्या हुआ माइनस, और बी का मूवमेंट, तो बी का मूवमेंट कितना है 34.61, तो 34.61 इक्वेट कर दीजिए 0 से। यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्टली मिलेगी VC की वैल्यू, और VC की वैल्यू आ रही है 33.9 किलो न्यूटन, 33.9 किलो न्यूटन आपकी VC की वैल्यू आ रही है। इस तरीके से आप रिएक्शंस को निकाल सकते हैं। अब इसके बाद मान आपने निकाला पूरा कैलकुलेशन, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके आंसर सही है कि गलत, तो आप चेक भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, अगर आपको चेक लगना है तो VA प्लस VB प्लस VC इक्वल क्या होगा, टोटल लोड होगा, टोटल लोड हो जाएगा। कैसे होता है, बिकॉज रिएक्शन क्या होती है, लोड के अगेंस्ट होती है, जितना लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा रिएक्शन उसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। मींस अगर लोड 100 है तो रिएक्शन भी कितना होगा, उसका सम 100 ही होगा। तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो कि आपकी रिएक्शन सही है कि नहीं है। अगर आपकी सारी रिएक्शन का सम आपके टोटल लोड के बराबर है, दैट मीन आपकी रिएक्शन क्या है, बिल्कुल सही। तो अब मैं यहाँ पे टोटल रिएक्शन कर लेता हूँ। जैसे मेरा V आया था 22.3 प्लस VB की वैल्यू मैंने निकाली 88.80 प्लस VC की वैल्यू मेरी निकली 33.9, राइट। इनका हम टोटल कर लेते हैं। अगर हम इनका टोटल करते हैं तो ये पूरा टोटल होके आएगा 145 इक्वल टोटल लोड। टोटल लोड कितना लग रहा है, तो आपके बीम पे देख लीजिए, एक ये 75 का डाउनवर्ड जा रहा है, तो प्लस का नीचे जा रहा है 75, प्लस एक ये फ्री एंड पे डाउनवर्ड लोड जा रहा है 10 का, तो ये हो गया +10, और प्लस एक ये यूडीएल लोड नीचे जा रहा है, तो यूडीएल कितना है 15 इंटू 4। अब एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब मैं यहाँ पे 15 ले रहा था तो 15 इंटू 4 इंटू 4/2 लिख रहा था, यहाँ भी मैंने लिखा, मैंने यहाँ पे भी लिया था तो 15 इंटू 4 इंटू 4/2 लिया। क्यों लिया, क्योंकि वहां पे मैं मूवमेंट ले रहा था। तो जब हम मूवमेंट लेते हैं तो यूडीएल में लोड इंटू डिस्टेंस बाय 2 करते हैं जब हम मूवमेंट लेते हैं। लेकिन अगर अगर मैं सिर्फ लोड की बात करूं तो यूडीएल लोड मतलब क्या होगा, जो 15 है इंटू 4, तो लोड के फॉर्म में सिर्फ लोड इंटू डिस्टेंस लेते हैं, और मूवमेंट जब लेते हैं तो डिस्टेंस बाय 2 और एक्स्ट्रा आपको लेना पड़ता है। तो यहाँ पे सिर्फ लोड की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ 15 इंटू 4 लिया, राइट। अब मैं इस लोड को भी टोटल करता हूँ तो 75 प्लस 10 हो जाएगा 85 आपका, 85 इंटू 15 इंटू 4, जब इसको आप टोटल करोगे तो ये भी क्या आ रहा है 145, और ये रिएक्शन का सम भी क्या था 145, मतलब जितना लोड आ रहा था उतनी ही मेरी रिएक्शंस निकली हैं। दैट मीन कि मेरा यहाँ पे आंसर जो निकला है वो सारे मेरे आंसर क्या है, सही है। मीन्स ये भी मेरा सही है, VB भी सही है, और VC भी सही है। तो इसीलिए हम लोग सारी रिएक्शंस को कैलकुलेट करते हैं जिससे कि वो चेक कर सकें। अगर हम टोटल लोड में से करके लास्ट रिएक्शन को माइनस करके निकालेंगे तो फिर हम वो चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम टोटल लोड से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग बैलेंस उतना ही आए। तो इस तरीके से आप रिएक्शन लगाएंगे तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जिसमें हम ड्रॉ करते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम। लास्ट स्टेप में जो रिएक्शंस थे वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, मूवमेंट्स जो थे वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और जो मूवमेंट्स हमारे निकले थे, एम ए मूवमेंट एट पॉइंट ए 33.88 किलो न्यूटन मीटर, मूवमेंट एट पॉइंट बी 34.61 किलो न्यूटन मीटर, एंड मूवमेंट एट पॉइंट सी 10 किलो न्यूटन मीटर, राइट। तो इस तरीके से हमने मूवमेंट्स तो निकाले, लेकिन इसी का हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देना पड़ता है, और जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स होता है कि जो मूवमेंट्स आपने निकाले बेसिकली आपने सपोर्ट्स में निकाले, बट अगर मैं इन बिटवीन सपोर्ट की बात करता हूँ तो मेरी जो वैल्यूज होती हैं वो किस तरीके से वैरी करेंगी।
मुझे वो कैलकुलेट करनी पड़ेंगे। तो उनको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें ए से बी के बीच में कैसा वेरिएशन है या बी से सी के बीच में कैसा वेरिएशन है, हमें वो देखना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या करिए, जितना बड़ा आपका बीम है उतनी बड़ी आप एक हॉरिजॉन्टल स्पान ले लीजिए, उस पे पॉइंट्स टिक कर लीजिए, जैसे ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया एंड ये सी पॉइंट हो गया। और फिर क्या करिए, आप देखिए सबसे पहले ए पॉइंट पे आपका मूवमेंट कैसे लगेगा, यहाँ पे एंटी क्लॉक लगेगा, जो मैंने आपको बता दिया कि लोडिंग डाउनवर्ड है तो सेक्शन नीचे की तरफ बेंड होगा, तो जो मूवमेंट होता है वो आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट करता है उसको स्टेबल रखने के लिए। तो आपका ये जो ए का मूवमेंट है वो यहाँ से एंटी क्लॉक लगेगा 33.88। तो एंटी क्लॉक मतलब ये एरो इसको कहाँ लेके जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो आप क्या करिए, ए पॉइंट पे ऊपर की तरफ ये लाइन बना दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी है 33.88, राइट। अब इसी के बाद हम लोग अगर आगे जाते हैं तो हम बी पॉइंट पे आ जाएंगे। ए के मूवमेंट की बात हो गई, अब बी पे आ जाइए, क्योंकि ये जो मूवमेंट डायग्राम बना रहे हैं उसमें सिर्फ मूवमेंट का यूज है, तो सिर्फ आपको मूवमेंट लेना है। तो बी पॉइंट पे आ जाइए। अब बी पॉइंट पे आपने जो मूवमेंट निकाला था वो 34.61 निकाला। अब इसी तरीके से जब ये लोड यहाँ भी लगेगा और ये लोड यहाँ भी लगेगा, तो ये बीम यहाँ से ये वाला बीम नीचे आएगा, यहाँ से ये बीम नीचे आएगा, तो यहाँ पे जो मूवमेंट है वो बी का एक इस डायरेक्शन में वर्क करेगा जो कि क्लॉकवाइज हो गया तो प्लस, और एक मूवमेंट यहाँ से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में वर्क करेगा जो कि क्या होगा माइनस। और दोनों की वैल्यू कितनी है 34.61, बिकॉज जो ज्वाइंट होता है वहां पे मूवमेंट बैलेंस करता है, मतलब जो लेफ्ट हैंड पे मूवमेंट होगा उतना ही राइट हैंड पे होगा, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग होंगी। यहाँ से क्लॉक हो रहा है तो यहाँ से वो एंटी क्लॉक हो जाएगा। तो अब अगर मैं इन दोनों एरो को देखता हूं तो ये दोनों मूवमेंट की वैल्यू सेम है, दोनों एरो कहां लेके जा रहे हैं इस बीम को ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब हमें लाइन जो बनानी पड़ेगी वो ऊपर की तरफ बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई ऊपर की तरफ जिसकी वैल्यू कितनी है 34.61। ये लाइन फर्स्ट जो अपन बनाते हैं वो एक रेफरेंस लाइन हो जाती है। इसके रेफरेंस से अब ये वाली वैल्यू मेरी अगर ज्यादा है तो मैं इस लाइन से बड़ी लाइन बना दूंगा, अगर ये वैल्यू मेरी कम होती है तो मैं इस लाइन से छोटी लाइन बना देता, राइट। अब इसी के बाद मैं चला जाता हूँ सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे जाता हूँ तो सी पे भी एक मूवमेंट था, यहाँ पे भी एक क्लॉक लगेगा और इसको बैलेंस करता हूँ ये एंटी क्लॉक लगेगा जिसकी वैल्यू कितनी थी 10 किलो न्यूटन मीटर। मतलब यहाँ पे भी ऊपर की तरफ एक लाइन बनेगी 10 किलो न्यूटन मीटर के लिए। उसके बाद क्या करिए, आप इस लाइन के टॉप से इसको मिला दीजिए, इससे इसको मिला दीजिए, और जो लास्ट पॉइंट है जो डी पॉइंट था वो फ्री एंड है। फ्री एंड पे ऑलवेज मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है, बिकॉज वहां पे कोई सपोर्ट ही नहीं है, तो वहां से मूवमेंट कैसे जनरेट होगा। तो फ्री एंड पे हमेशा मूवमेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, राइट। तो जीरो होती है, इसका मतलब यहाँ पे ये नीचे जाके यहाँ पे क्या दिखेगा, ये जीरो को रिप्रेजेंट करेगा डी पॉइंट पे। तो ये डी था, ये सी पॉइंट था, ये बी पॉइंट था और ये ए पॉइंट था। तो ये जो डायग्राम बनके अपना कंप्लीट हुआ है इसको बोलते हैं फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो सिर्फ मूवमेंट की वजह से बनाया जाता है। अब इसी के ऊपर से हम लोग बनाते हैं फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसके बाद बन के निकलता है रिजल्टिंग मोमेंट डायग्राम जिसको फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोलते हैं। तो अब फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसके ऊपर से ओवरलैप करेगा, कैसे करेगा, जो लोडिंग की वजह से बनेगा। तो जैसे यहाँ पे 75 का लोड है, कौन सा लोड है, कंसंट्रेटेड लोड है। कंसंट्रेटेड लोड के लिए क्या ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट स्टेप में बताया था, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या ड्रॉ होगा, यहाँ पे ट्रायंगल आएगा, तो यहाँ पे अपन को बनाना पड़ेगा ट्रायंगल। तो यहाँ हम इसको ट्रायंगल बनाएंगे क्योंकि कंसंट्रेटेड लोड है। यहाँ पे क्या लगा है, यूडीएल। यूडीएल के लिए क्या बनाते हैं, पैराबोला। इसका मतलब यहाँ पे क्या ड्रॉ होगा, यहाँ पे ड्रॉ होगा पैराबोला, राइट। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा, जैसे ये ट्रायंगल में ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये ट्रायंगल की मैंने हाइट यहाँ तक ली है, उसको हम यहाँ तक भी ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते थे, ऐसे नीचे भी ले सकते थे। तो उसको किस बेसिस पे लेते हैं, तो आपने जो फ्री बेंडिंग डायग्राम जब बनाया था और ये हाइट जो निकाली थी आपने, वो हाइट जो निकाली थी डब्ल्यू ए बी बाई एल से, वो हाइट के बेसिस पे लीजिए कि डब्ल्यू ए बी बाई एल की वैल्यू अगर आपकी 33.88 से ज्यादा आई थी तो इसका मतलब इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है और ऊपर ले जा सकते हैं। अगर 40 है तो इधर आ जाएगा, उससे ऊपर ऊपर रैंडम आप ले सकते हैं। अगर वैल्यू आपकी 33.88 से हाइट की कम आई थी तो फिर आप उसको नीचे तक लीजिए। इसी तरीके से अगर मैं पैराबोला की बात करूं तो सेम केस, जो पैराबोला की आपने हाइट निकाली थी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 से, उसी के बेसिस पे आप ये पैराबोला ड्रॉ कर लीजिए। अगर वैल्यू 34.61 से ज्यादा है तो ये पैराबोला और ऊपर आ जाएगा, और अगर वैल्यू कम है तो वो उससे नीचे आ जाएगा, राइट। इस तरीके से आप ड्रॉ करते हैं। अब इसके बाद हैच करेंगे, तो इन दोनों लाइनों के बीच में आप इसको हैच करिए। ये भी दो लाइन है तो इन दोनों के बीच में हैच हो जाएगा, ये भी इन दोनों के बीच में है तो ये हैच हो जाएगा, इन दोनों के बीच में ये हैच होगा, इन दोनों के बीच में ये हैच होगा। अब यहाँ पे तो यही दो लाइन है तो ये पूरा हैच हो जाएगा। हैचिंग मतलब जो रिजल्टिंग मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। रिजल्टिंग मतलब जो कॉमन था वो हट गया। कॉमन मतलब ये खाली वाला एरिया एक कॉमन मूवमेंट है जो कि फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर भी आ रहा था और फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के भी अंदर आ रहा था, उसको कॉमन एरिया बोलते हैं जो दोनों के अंदर आता है। और इन दोनों के बीच में जो बचता है वो रिजल्टिंग होता है जिसको हम हैच करते हैं। तो ये रिजल्टिंग मूवमेंट से जो मूवमेंट मिलते हैं, इसी मूवमेंट के लिए हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, इसी के लिए हम बीम को बनाते हैं। तो ये जो हैचिंग वाला पार्ट है यही रिजल्टिंग मूवमेंट है।
और इनको दोनों लाइनों के बीच में आपको बस करना है, राइट। अब आपको क्या करना है, कौन सा नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है कि आपका जो टेंशन है वो कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है। जो टेंशन होता है, आप जो स्टील लगाते हैं बीम के लिए या स्टील हम जो स्लैब में लगाते हैं, जो स्टील का यूज करते हैं, तो स्टील क्या करता है, टेंशन को बियर करता है। अब वो टेंशन को बियर करता है तो हम वहां पे टेंशन लगाते हैं, जहां पे टेंशन आता है वहां पे स्टील ज्यादा लगाते हैं। तो टेंशन मतलब पॉजिटिव मूवमेंट। तो कई बार टेंशन ऊपर आता है, कई बार टेंशन नीचे आता है, तो नीचे वाले टेंशन को हम पॉजिटिव बोल देते हैं, ऊपर जो टेंशन आता है उसको हम नेगेटिव बोल देते हैं। तो सिर्फ ये डायरेक्शन की बात है, राइट। तो अब जैसे अब यहाँ पे मुझे प्लस माइनस करना है, तो आप क्या करिए, जो फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए आपने लाइन बनाई थी, ये जो बनाई थी पहले वाली लाइन, उस लाइन के नीचे नीचे हमेशा नेगेटिव होता है। ये वाली लाइन थी, इसके नीचे नेगेटिव। अब ये इसी के ये ऊपर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसके ये नीचे है मतलब नेगेटिव हो जाएगा। अब ये इसके ये नीचे है मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, इसके ये ऊपर है मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसके ये नीचे है मतलब नेगेटिव, ये नीचे है मतलब नेगेटिव, राइट। जो पहली वाली डायग्राम आपने बनाई थी फिक्स बेंडिंग मोमेंट है, उस लाइन को रेफरेंस रखना है। उसके नीचे वाला पार्ट नेगेटिव होता है, उसके ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब ये प्लस माइनस लेने के बाद आपको ये रिजल्टिंग वैल्यूज भी निकालनी पड़ती है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इस पॉइंट पे क्या वैल्यू लिखेंगे, तो इस पॉइंट पे ये रिजल्टिंग वैल्यू आती है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकालने के लिए आप इस पे खड़े हो जाइए, यहां से जो रिएक्शन लग रही है वो रिएक्शन ले लीजिए, जो वीए की वैल्यू है। तो वीए इंटू ये डिस्टेंस कितनी थी 3.50, 75 के पास से लगा हुआ है, तो ये डिस्टेंस कितनी है 3.5, तो वीए इंटू ये डिस्टेंस 3.50। और क्या करिए, ए का मूवमेंट माइनस है तो माइनस कर दीजिए कितना उसमें से 33.88, माइनस करेंगे तो यहां से रिजल्टिंग वैल्यू यहां की निकल के आएगी 44.32, ये वैल्यू आएगी 44.32, राइट। तो ये वैल्यू आपकी रिजल्टिंग वैल्यू है जो इस पॉइंट पे 44.32 यहां से निकलती है। क्या किया, आपकी वीए वैल्यू जो है वीए इंटू ये डिस्टेंस मतलब 3.50, उसमें माइनस कर दिया ये वाला मूवमेंट, तो आपको ये रिजल्टिंग मूवमेंट मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको इसका भी रिजल्टिंग निकालना है, तो दो तरीके हैं, एक तो आप इस पॉइंट पे खड़े हो जाइए सेंटर पे और यहां से मूवमेंट निकाल लीजिए, या दूसरा तरीका ये भी है, आप क्या करिए, ये जो हाइट आपने निकाली थी WL²/8 से, ये हाइट निकाली थी, वो हाइट कितनी निकाली थी WL²/8 से, जो हाइट निकाली थी उसमें माइनस करिए 34.61 प्लस 10, ऐड करके डिवाइड बाई 2 करिए, तो एवरेज मूवमेंट आ जाएगा 34.61 प्लस 10। मतलब क्या करिएगा, आपने जो हाइट निकाली थी WL²/8 से, इसमें से माइनस कर दीजिएगा 34.61 प्लस 10, इसका एवरेज करके डिवाइड बाई 2। जब इसमें से आप ये माइनस करेंगे तो रिजल्टिंग वैल्यू आपके पास यहाँ आ जाएगी 7.69 किलो न्यूटन मीटर, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, राइट। कैसे करना है, आपने ये हाइट है, हाइट में से आपने ये एवरेज माइनस कर दिया, यहाँ की वैल्यू ले ली, यहाँ की वैल्यू ले ली, दोनों को सम करके डिवाइड बाई 2 का एवरेज आ गया, हाइट में से माइनस कर दी, तो आपको सेंटर की वैल्यू मिल जाएगी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस पॉइंट पे खड़े होइए और यहाँ से मूवमेंट निकाल लीजिए। यहाँ से मूवमेंट मतलब इस पे खड़े हैं आप, 10 जाएगा नीचे क्लॉकवाइज, 10 इंटू ये डिस्टेंस, VC जाएगा एंटी क्लॉक, तो माइनस VC इंटू ये डिस्टेंस, उससे सम करेंगे तब भी आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से बनता है आपका जो डायग्राम है वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे SFD की। SFD मतलब शेयर फोर्स डायग्राम की हम बात करते हैं, राइट। तो SFD हमको ड्रॉ करना है तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, ठीक है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे पॉइंट्स ले लीजिए, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हुआ, ये C पॉइंट हुआ और ये लास्ट वाला आपका D पॉइंट हुआ। अब हम बात कर रहे हैं SFD की, मतलब इसका नाम है शेयर फोर्स डायग्राम। इसका मतलब इसमें सिर्फ फोर्स का यूज होगा, फोर्स मतलब सिर्फ रिएक्शंस का यूज होगा। तो जैसे आपने जो VA की रिएक्शन निकाली थी, सबसे पहले आपने जो VA की वैल्यू निकाली थी वो कितनी निकाली थी, वो आपने निकाली थी 22.35 किलो न्यूटन, जो VA निकला था। इसका मतलब अब जब आप फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो फोर्स डायग्राम में क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो रिएक्शन थी VA, आप उसको देखिए, A पॉइंट पे खड़े हो जाइए। और एक और चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग जो है वो ऊपर जाने वाले फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं और नीचे जाने वाले फोर्स को नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे आप खड़े हो जाइए, VA पहले कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब प्लस जा रहा है, तो यहाँ पे आप एक वर्टिकल ऊपर लाइन बनाएंगे। और VA की वैल्यू कितनी थी 22.35, तो यहाँ लिखिए 22.35, राइट। अब क्या करिए, अब आपने VA ले लिया, A पॉइंट की बात हो गई है। अब VA से अगर मैं आगे बढ़ता हूं V की तरफ, B पॉइंट की तरफ आगे बढ़ता हूं, तो जब मैं A से बढ़ूंगा तो यहां से आप देखिए यहां तक कोई लोड नहीं है, 3.50 मीटर तक कोई लोड नहीं है। 3.50 के बाद एक 75 डाउन लोड, 3.50 तक कोई लोड नहीं है। मतलब यहां पे मैं खड़ा हूं, यहां से अगर मैं 3.50 मीटर तक अगर मूव करता हूं तो कोई लोड नहीं है, मतलब स्ट्रेट लाइन जाएगी आपकी, पूरी आपकी लाइन स्ट्रेट चलती जाएगी, बिकॉज कोई लोड ही नहीं है।
3.50 था। अब जैसे 3.50 के पास देखता हूं तो मैं देखता हूं 75 का एक लोड लग रहा है जो कि नीचे जा रहा है डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड को क्या लेते हैं माइनस। इसका मतलब आपका कैलकुलेशन क्या बोलता है, इसका कैलकुलेशन बोलता है कि पहले आपकी वैल्यू थी 22.35, ये काय में थी, प्लस में थी। उसके बाद आप जैसे 3.50 गए तो एक डाउनवर्ड लोड मिला, वो किसका मिला, -75 का डाउनवर्ड ही है इसलिए माइनस लिया। तो आप इसको जब टोटल करते हैं, तो आप इसको जब टोटल करेंगे तो ये वैल्यू जो आपकी निकल के आ रही है वो आ रही है 52.65 में, काय में माइनस में। आपने क्या किया, 22.35 में से माइनस कर दिया 75, तो आपका आएगा -52.65। इसका मतलब इस पॉइंट पे आने के बाद आपकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस। माइनस मतलब कहां बनेगा डायग्राम, नीचे। तो आप इसको क्लोज करिए यहां से, और यहां से एक नीचे लाइन बनाइए और उस पर लिख दीजिए माइनस, कितनी वैल्यू आई थी, 52.65। क्लियर। अब इसके बाद 75 की बात हो गई। अब 75 के बाद फिर मैं क्रॉस करता हूं तो 75 से लेके बी पॉइंट तक कोई लोडिंग है, 1.50 पर मीटर पे कोई लोडिंग नहीं है, मतलब यहां से फ्री है, स्ट्रेट लाइन जाएगा एज इट इज। लेकिन जैसे ही मैं बी पॉइंट पे पहुंचता हूं तो मुझे क्या मिलेगी, वीबी रिएक्शन मिलेगी, वीबी रिएक्शन, और वो कहां जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब इस वैल्यू में आपको प्लस करना पड़ेगा वीबी की वैल्यू। वीबी की वैल्यू आपकी कितनी थी, वो आप इसमें प्लस करेंगे, तो वीबी की वैल्यू आप इसमें प्लस करेंगे तो फिर एक रिजल्टिंग वैल्यू आएगी, और वो रिजल्टिंग वैल्यू कितनी आएगी, 36.15, राइट। और ये काय में आएगी, प्लस में आएगी। इसका मतलब अब वैल्यू आपके पास जो भी वीबी आपने प्लस किया वो आई है प्लस में वैल्यू, तो आप क्या करिए, इसको यहाँ से क्लोज करिए, और इसमें अब प्लस वैल्यू आ गई, मतलब ये लाइन ऊपर बनेगी, वो 36.15 है, मतलब 22.35 से ज्यादा है, मतलब लाइन कहाँ होगी, थोड़ी सी ऊपर तक जाएगी। तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर तक ले लीजिए, क्योंकि ये 22.35 है और अब वैल्यू क्या है, 36.15, ये थोड़ा ऊपर जाएगा। अब आपने ये ले लिया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब इसके बाद आप देखते हैं ये बी पॉइंट आपका था, इसके बाद सी पॉइंट है, बी और सी के बीच में कंटिन्यूसली लोडिंग लगी है, कौन सी लगी है, यूडीएल लगी हुई है। इसका मतलब इसमें ये प्लस वाली वैल्यू में अब माइनस होगा, क्योंकि यूडेल क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब माइनस। कितने का यूडेल लगा है, 15 का यूडेल है, कितने पे लगा है, 4 पे, तो इंटू 4। क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जब लोड की बात होती है तो यूडेल में जितना लोड है इंटू डिस्टेंस लेते हैं, जब लोड की बात होती है, और अगर मूवमेंट की बात होती है तो डिस्टेंस बाय 2 भी लेते हैं। तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, मतलब डिस्टेंस बाय 2 नहीं आएगा। अब इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो टोटलिंग आएगा वो टोटल आएगा आपका 23.85, और ये आ रहा है माइनस में। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जब ये पूरे स्पान का यूडेल ले लिया, मतलब इस पॉइंट पे सीधा मैं आ गया, इस पॉइंट पे सीधा आया, पूरे का मैंने यूडेल ले लिया और उसको माइनस किया, तो यहाँ पे 23.85 आ रही है, मतलब इस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 23.85 आ रही है। और इस पे कितनी थी, तो इस पे आपने निकाली थी कितनी, 36.15, ये प्लस में थी। इसका मतलब यहां से जैसे मैं थोड़ा सा आगे गया, मेरी कुछ वैल्यू माइनस हो गई तो मैं डाउन चला गया, फिर कुछ आगे गया तो फिर वैल्यू माइनस हुई तो फिर डाउन चला गया, और ऐसे आगे बढ़ता जाऊंगा, वैल्यू कम होती जाएगी, और इस पॉइंट पे आने के बाद कितनी हो जाएगी, माइनस की 23.85 होगी। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरे पे लोड है, यूडीएल है। तो जैसे मैं 1 मीटर चला तो 15 का लोड है, 1 मीटर पे 15 का लोड है, 2 मीटर पे कितना है, तो 2 मीटर हो गया, तो 15 इंटू 2 कर दीजिए, कितना हो गया, 30 का लोड हो गया। 3 मीटर चला तो कितना हो गया, 45 का लोड हो गया, 15 इंटू 3 कर दीजिए। तो 4 मीटर चला तो क्या हुआ, वो और 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 60 का लोड जाएगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं यूडेल की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब माइनस की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो ये वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है। इसलिए ये एक जो लाइन है वो आपकी नीचे जाती जा रही है। तो इस लाइन से आप इस लाइन को मिला दीजिए, और कभी भी याद रखिएगा कि जब भी यूडेल लगता है तो शियर फोर्स डायग्राम में हमेशा ऐसा स्लोप बन के आता है, हमेशा स्लोप बन के आता है, राइट। अब इसको आपने इससे मिला दिया, ये 23.85 थी लास्ट वैल्यू जो माइनस में थी। अब लास्ट रिएक्शन आपकी जो वीसी की निकली थी, वो वीसी की रिएक्शन आप क्या करिए, इसमें ऐड करिए, तो प्लस आप इसमें कर देंगे क्या, वीसी। वीसी क्योंकि ऊपर जा रही है, ऊपर मतलब प्लस, तो वीसी जब इसमें प्लस करेंगे तो आपकी वीसी प्लस करने के बाद ये वैल्यू आएगी 10 किलो न्यूटन। 10 किलो न्यूटन काय में आएगी, ये प्लस में आ रही है, तो प्लस 10 आ रहा है। इसका मतलब इसके बाद फिर ऊपर की लाइन बनेगी प्लस 10, मतलब ये 10 आ गया। उस 10 के बाद सी के बाद डी तक आपका कोई लोडिंग नहीं है, मतलब स्ट्रेट लाइन जाएगी, और फिर यहाँ पे लाके क्लोज कर दीजिए। और लास्ट लोड देखिए कितने का है, 10 किलो न्यूटन, और लास्ट वैल्यू क्या है, 10 किलो न्यूटन। तो ये बेसिकली आपका चेक है कि हमेशा जो लास्ट वैल्यू कैलकुलेट होके आती है वो लास्ट रिएक्शन या लास्ट लोड के बराबर आती है। अगर सी तक सपोर्ट बस होता तो रिएक्शन के बराबर आती, और सी के बाद एक्स्ट्रा लोड भी है 10 का, तो वो लोड के बराबर आएगी। तो यहाँ पे लास्ट का लोड 10 का है, तो लास्ट वैल्यू भी आपकी 10 आई। तो ये क्रॉस चेक हो गया कि आपका पीछे का पूरा कैलकुलेशन सेम। जब भी आप लेफ्ट हैंड से चलते हुए राइट हैंड पे आते हैं तो राइट की जो सबसे लास्ट की वैल्यू होती है, वो रिएक्शन हो या लास्ट वाला लोड हो, हमेशा वैल्यू उसके बराबर आएगी। बराबर आएगी मतलब कैलकुलेशन सही है। अब इसके बाद हैच कर दीजिए, तो आपने ये हैच किया,
सारे बॉक्स को हैच कर दीजिएगा। हैच करने के बाद जो ऊपर ऊपर वाला होता है, क्या बोला था ऊपर वाला? प्लस, तो मतलब ये प्लस है, ये ऊपर वाला प्लस है, ये ऊपर वाला प्लस है, ये सारी प्लस की वैल्यूज है, ये प्लस की वैल्यूज है। इसके नीचे क्या होता है लाइन के नीचे? माइनस, मतलब ये माइनस वैल्यू है 52.65 यहाँ लिख दीजिए, ये भी माइनस की वैल्यू है, यहाँ पे आपका ये ऊपर है प्लस है, ये माइनस की वैल्यू है, ये लिखिए -23.85। ये पॉइंट आपका ए था, राइट, ये पॉइंट आपका बी था, ये आपका सी पॉइंट था और ये डी पॉइंट था। यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस आपकी 1 मीटर थी। तो इस तरीके से जो डायग्राम बनता है ये इसको एसएफडी बोलते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम। और जो डायग्राम हमें बता रहा है कि ए पॉइंट पे जो शेयर फोर्स है पॉजिटिव है वो 22.35 है, जो कि 3.50 तक कांस्टेंट है। उसके बाद माइनस का शेयर फोर्स आ जाएगा 52.65, माइनस कंटिन्यू रहेगा फिर 1.50 तक, फिर उसके बाद बी पॉइंट पे चेंज होगा, पॉजिटिव शेयर फोर्स होगा 36.15 का, फिर आपका ड्रॉप होते जाएगा और सी पॉइंट पे जाके -23.85 होगा। इस तरीके से ग्राफ के थ्रू आपको शेयर फोर्स की कंडीशन बता रहा है। इसमें जो मैक्सिमम शेयर फोर्स होता है उसके लिए बेसिकली हम सेक्शन को डिजाइन कर देते हैं। ठीक है, सो थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट केस।